Good morning, class. So today we will start with the topic that is demand and supply of foreign exchange. As in our last lecture, we discussed that what is foreign exchange, and we have discussed that what is foreign exchange rate and the appreciation and depreciation of domestic currency. As we know, foreign exchange refers to the foreign currency or the currency of rest of the countries for the domestic country refers to the foreign currency, means कोई भी करेंसी अदर दैन दी डोमेस्टिक करेंसी एक कंट्री के लिए क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज होती है. फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी कहते हैं. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ foreign exchange. So the first is the components of demand for foreign exchange and why is foreign exchange demanded. See, foreign exchange की डिमांड से हम क्या समझते हैं कि हमें foreign exchange की डिमांड या नीड क्यों होती है. बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमें जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं. तो वो क्या रीजंस होते हैं. सो फर्स्ट इज़ रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. इंटरनेशनल लोन्स जो होते हैं वो फॉरेन करेंसी में ही रेस किए जाते हैं. फॉरेन करेंसी हमें चाहिए होती है अगर हमने कोई मान लो इंटरनेशनल लोन ले रखा है या किसी दूसरी कंट्री से. वी हैव टेकन एनी लोन, देन टू पे दैट लोन वी विल नीड फॉरेन करेंसी. अब हम जब दूसरी कंट्री का पेमेंट करेंगे लोन का तो हम उसी की करेंसी में करेंगे, इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज की हमें डिमांड होगी, इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड करेंगे. सो पहला रीज़न हो सकता है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स. सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट इन दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है किसी दूसरी कंट्री में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी होती है व्हेन वी इन्वेस्ट इन एनी अदर कंट्री. तो हमें उसके लिए करेंसी चाहिए होती है उस कंट्री की जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अगर हम यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें यूएस डॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन एनी अदर कंट्री दैन वी विल नीड फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हम दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स जैसे सेल फोन्स, टीवीज़ एंड सर्विसेज जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो भी हम पेमेंट करेंगे फॉर इंपोर्ट्स दैट विल बी मेड इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली, सो वी विल डिमांड द फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स का मतलब है कि अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में कंट्रीब्यूट करना है, उन्हें कोई गिफ्ट्स देने हैं, डोनेशंस देने हैं, ग्रांट्स देने हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी. हमें उनकी करेंसी में ही उन्हें ग्रांट्स डोनेशंस देने होंगे. सेकेंडली, अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया में रह रहा है और वो क्या करता है, उसकी फैमिली जो है वो किसी दूसरी कंट्री में है, तो वो अगर उनको कोई पेमेंट करती है, कोई मनी सेंड करती है, तो उस केस में उसको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी. एंड ये क्या कहलाता है, दीज आर कॉल्ड दी रेमिटेंसेस. अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री में रह रहा है और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को कुछ पेमेंट्स करता है, कुछ पैसे भेजता है, तो वो रेमिटेंसेस में आते हैं. रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आते हैं. हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये स्टडी कर चुके हैं. ओके, सो ये जो वन वे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं और इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है अगर हम दूसरी कंट्री को ग्रांट्स डोनेशंस देना चाहते हैं या रेमिटेंसेस करना चाहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टूरिज़्म. टूरिज़्म के लिए क्या होता है कि बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं. तो उसके लिए हम जब दूसरी कंट्री में जाएंगे तो हमें वहाँ पर जो भी हम शॉपिंग करेंगे या कोई भी पेमेंट करेंगे, कहीं पे ट्रैवल करेंगे, तो जितना भी हम पेमेंट करेंगे वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही करेंगे, इन फॉरेन करेंसी करेंगे. इसलिए हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे विज़िट करेंगे तो. ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग. स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है पीपल के थ्रू फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग.
क्योंकि जो अब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होती है? स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम फॉरेन करेंसी परचेज कर लेते हैं एंड फिर हम क्या करते हैं, जब भी उसका मतलब जो रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो मतलब बढ़ जाता है, मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम उसको सेल करके और पैसे हम उससे ले सकते हैं। मान लो अभी इस टाइम पे जो फॉरेन करेंसी है उसका रेट जो है वो लो चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज को, और फिर जब उसका रेट बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री, तो हम उसको सेल करके पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए जो है वो हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। नाउ कमिंग टू द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर हम इसको एक ग्राफ के थ्रू शो करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को, सो वो कैसे करेंगे, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी थी, और ये वो जो है बिल्कुल सिमिलर होती है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज से। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से, यानी कि अगर जो है वो रेट हाई होगा तो डिमांड लो होगी, एंड अगर रेट लो होगा तो डिमांड हाई होगी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में होता था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम उसका कर्व देखें तो कैसा होगा, जैसे लॉ ऑफ डिमांड का कर्व होता था कि अगर रेट जो है वो हमारा R1 है तो हमारी डिमांड कितनी है, डिमांड इज़ N, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर 1 रुपये जो है वो $1 के इक्वल है, ठीक है, तो हमारी डिमांड उसकी कितनी है, 200। ओके, मतलब $200 की हम उसे डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जब हमारा रेट यहाँ पे कैसा है, रेट जो है वो लो है, क्योंकि $1 जो है वो 50 के इक्वल है, ₹50 के इक्वल है। लेकिन यही $, अगर 70 के इक्वल हो जाता है, इसका रेट बढ़ जाता है, तो हमारी जो डिमांड होगी डॉलर के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी, दैट विल कम टू 100। यहीं पर मान लो अगर ये रेट रिड्यूस हो जाता है 50 से, ये 30 हो जाता है, 30 हो जाता है अगर, तो जो डिमांड होगी इसकी क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ये रेट और ज़्यादा बढ़ता है तो डिमांड और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी इसकी। सो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है और डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज के बीच में कैसे हैं, ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं। अगर जो मतलब रेट है या प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज का वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की वो रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर हमें $1 50 में मिल रहा था तो हमारी डिमांड उसके लिए कितनी थी, 100 थी, लेकिन क्या हुआ कि वही डॉलर जो था वो ₹70 में हमें मिलने लगा, यानी उसका जो प्राइस था या रेट था वो इंक्रीज़ हो गया, तो अब हमारी जो उसके लिए डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। Now the next is the components of supply of foreign exchange or the sources of foreign exchange। मतलब हमें foreign exchange की सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है। अभी अब तक हमने पढ़ा कि हमें डिमांड क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की, अब हम पढ़ेंगे कि उसकी सप्लाई कहाँ से होती है। सो सप्लाई की अगर बात करें तो अगर एक्सपोर्ट करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जो हमें पेमेंट मिलता है वो हमें फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है, तो वो एक सोर्स हो जाता है ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर दूसरी कोई कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो किस करेंसी में करती है, वो अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करेगी, तो वो भी एक सोर्स या सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से लोन लेते हैं तो वो भी हमें फॉरेन करेंसी में मिलते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स।
एंड इनकम रिसीव्स, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, अब हमने वहाँ पे जो है वो कोई शेयर्स परचेज कर रखे हैं वहाँ के, या हमारा कोई प्रॉपर्टी है उसको हमने ऑन रेंट दे रखा है, तो उन सब पे हमें जो है वो इनकम अर्न होती है। तो वो जो भी इनकम रिसीप्स होती हैं हमारी फॉरेन करेंसी में ही होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट्स। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, वो उसकी फैमिली इंडिया में रह रही है एंड वो बाहर रह रहा है इंडिया के, और वो कुछ भी अपनी फैमिली को कोई भी पैसे भेजता है, पेमेंट करता है, तो वो फॉरेन करेंसी में ही आता है एंड वो भी एक सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज की। एंड द लास्ट इज़ ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई दूसरी कंट्री हमें ग्रांट्स डोनेशंस दे रही है, दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बोथ ऑफ देम 5th एंड 6th पॉइंट्स आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ये जो हैं वो हमारे फॉरेन करेंसी में ही आते हैं और ये सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को फॉर्म करते हैं। नाउ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई भी हमने पढ़ रखा है। तो उसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे जो टेस्ट प्रेफरेंस समझ लो कस्टमर्स की, या फिर बाकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, सब चीज़ें कांस्टेंट अगर हम रखें, तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की पॉजिटिवली रिलेटेड होती है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। यानी अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ होता है तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है एंड वाइस वर्सा। इसके कर्व की अगर हम बात करें तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या हुआ कि अगर 1 डॉलर जो है वो 50 रुपीज़ का है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी है, 100 है। अगर 1 डॉलर 50 रुपीज़ का है तो उसकी सप्लाई 100 है। एंड अगर वही डॉलर जो है वो 70 रुपीज़ का हो जाता है तो उसकी सप्लाई कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। यही अगर वो 90 का हो जाता तो उसकी सप्लाई और इंक्रीज़ हो जाती, तो या फिर वो कम हो जाता तो उसकी सप्लाई और रिड्यूस हो जाती, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज है। अब ये सप्लाई बढ़ क्यों रही है, सप्लाई बढ़ क्यों रही है रेट के बढ़ने से। देखो पहले अगर हमने यहाँ क्या देखा, 1 डॉलर में जो अगर कोई कंट्री हमसे कुछ परचेज़ करती है तभी वो हमें सप्लाई करेगी, हमारा इन्वेस्ट करेगी तो हमें सप्लाई करेगी फॉरेन एक्सचेंज की, ऐसे हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो अगर डॉलर कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर 1 डॉलर का वो हमसे सामान खरीदेगी तो उसे कितने रुपए का सामान मिलेगा, 50 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन अगर ये रेट इंक्रीज़ हो गया, यानी 1 डॉलर का जो है वो उसे 70 रुपीज़ का 1 डॉलर में सामान मिलने लगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेगी हमारी कंट्री से, और जब वो हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेगी यानी हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, वो इंपोर्ट करेगी तो हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको तो हमें वो पेमेंट करेगी। किस में पेमेंट करेगी, अभी हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट के लिए जो पेमेंट आता है वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेंगे इस वजह से, क्योंकि दूसरी कंट्री का उसमें फ़ायदा हो रहा है, वो हमसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो इस वजह से जो सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड इसी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती जाती है। एंड सिमिलरली अगर हम यही डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में क्या था कि जब हमारा रेट जो है वो बढ़ जाएगा, पहले हम जो है वो 1 डॉलर में हमें 50 रुपीज़ का सामान दूसरी कंट्री से मिल रहा था, लेकिन अब हमें उसका 1 डॉलर का सामान लेने के लिए हमें अब 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पहले हमें सिर्फ 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे 1 डॉलर खरीदने के लिए, अब हमें 1 डॉलर खरीदने के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना इम्पोर्ट कम कर देंगे, इम्पोर्ट हम कम कर देंगे। तो जब हम इम्पोर्ट कम करेंगे
तो हमारी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगी, क्योंकि हमें डिमांड क्यों होती है, इंपोर्ट के लिए ही होती है या अदर रीजंस हो गए, तो हम उन सारे रीजंस के लिए हमारी डिमांड कम हो जाएगी। जब हमें $1 में जो है वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा, तो हम बाहर से जो है वो चीज़ें लेना बंद कर देंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता है तो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की रिड्यूस होती रहती है। सो दिस वाज द रीज़न for the inverse and positive relation between demand and rate of foreign exchange and supply and rate of foreign exchange. Okay, so we will cover till here only. Thank you.